वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वह है फोर्स। नहीं, फोर्स मतलब क्लास 9 में ही तुम लोग पढ़ चुके हो फोर्स। आज हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है? मतलब जो अप्लाई आप बाहर से कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट को अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट को मूव करा रही है और उसका शेप और साइज चेंज कर दे रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स। तो मतलब सीखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे तब क्या होता है? व्हेन इट इज फ्री टू मूव तब क्या होता है? मोशन शुरुआत होता है उसमें। तो और क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? उसमें शेप और साइज चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो आज का मेन टॉपिक है। क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा अगर फोर्स रिजिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। फर्स्ट तो रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। और अगर नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होगा मतलब सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा, हार्ड नहीं होगा तब क्या होगा? चेंज इन शेप और साइज होगा इसमें। अब मोशन दो तरह का होता है, मतलब मोशन तो होगा मगर मोशन भी दो तरह का होता है। सपोज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, कोई पोजीशन पे कोई पॉइंट पे वो पाइवोटेड नहीं है, फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है। सपोज एक फुटबॉल आप किक कर रहे हो, फुटबॉल इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, आप किक कर रहे हो तो क्या होगा? उसका मोशन प्रोड्यूस होगा, बट उसका मोशन किस तरह का मोशन होगा? उसका लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन होगा। लेकिन अगर सपोज ये पेन है, ये अभी फ्री टू मूव है, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? इसको पाइवोटेड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया इस पॉइंट पे। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इसमें मोशन होगा, लेकिन इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। राइट? क्लियर? तो मतलब इसका भी दो कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पाइवोटेड। तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन मोशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है किसी पॉइंट पे तो उसमें क्या मोशन प्रोड्यूस होगा? रोटेशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, मतलब कोई भी पॉइंट पे पाइवोटेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तब उसमें क्या होगा? लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। राइट? और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सॉफ्ट होता है। सपोज एक पिलो, ठीक है, उसको आप स्क्वीज कर रहे हो, एक रबर बॉल स्क्वीज कर रहे हो, तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो दब जाएगा। राइट? तो चेंज इन शेप और साइज टेक्स प्लेस व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। राइट? तो आज का मेन जो टॉपिक है वह है रोटेशनल मोशन पे, लेकिन डेफिनेशन हम लोग जान लेंगे लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन क्या है। ओके? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट व्हिच इज फ्री टू मूव, then it starts a motion in a straight line path in the direction of the force applied on it, and this type of motion is known as linear और transitional motion। तो मतलब क्या है? जब आप फोर्स एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो जो फ्री टू मूव है, तब क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। एग्जांपल, द कॉइन ऑफ कैरम,
when you hit the coin by the striker it will move to the direction of the striker when it hits to the coin। मतलब स्ट्राइकर से जब आप कॉइन को हिट कर रहे होते हो तो स्ट्राइकर का जो डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में कॉइन मूव करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द लिनियर और ट्रांजिशनल मोशन। ओके, नाउ द रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन यही है। रोटेशनल मोशन क्या है? When force is applied on a rigid object which is pivoted or not free to move and the force is applied on a certain point, then object start to rotate through the axis of rotation. This phenomenon, this motion is known as rotational motion। तो मतलब क्या है? जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किस पे? एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे, वो भी कंडीशन क्या है? वो पाइवोटेड होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड होना चाहिए, तब क्या होगा? एंड द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो फोर्स एक सर्टेन पॉइंट पे भी अप्लाई होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई होना चाहिए, तब क्या होगा? वो रोटेशनल मूव, मतलब घूमेगा। किसके थ्रू? थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फिनोमिनन को, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ओके, तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं एक डायग्राम। ये एक आलू है, दूसरा तरह का आलू है। सपोज तो डायग्राम में क्या था? एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है which is a rigid object। तो एक फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है which is pivoted point। ये है आपका pivoted point। मतलब सपोज इसमें आप नेल गाड़ दिया हो, क्लियर? तो मतलब इस पॉइंट पे फिक्स्ड हो गया। अब क्या है? फोर्स आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक सर्टेन पॉइंट पे ही फोर्स अप्लाई करना है। आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में, तब क्या होगा? इसका रोटेशन होगा इन दिस डायरेक्शन। तो एंड किस तरह का होगा? थ्रू द एक्सिस ऑफ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये घूमेगा। क्लियर? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डोर। जो डोर होता है कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये है आपका डोर। तो डोर जो हम लोग जब खोलते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? सपोज ये बंद है, तब लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसको 3D में सोचिए। तो ये खुल रहा है, तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? आप पॉइंट आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो रोटेशनल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रोटेशनल मोशन। क्लियर? तो रोटेशनल मोशन क्या है, ट्रांजिशनल लिनियर मोशन क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो आएंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? तो क्या देखेंगे हम लोग? मोमेंट, दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स व्हिच इज नोन एज टॉर्क। तो मतलब टर्निंग इफेक्ट क्या है? मतलब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक रिजिड ऑब्जेक्ट है व्हिच इज अ पाइवोटेड एट अ सर्टेन पॉइंट एंड यू अप्लाई अ फोर्स in a certain direction at certain point, then it start rotating through the axis of rotation. This phenomenon is known as turning effect। मतलब इस जो फोर्स का जो इफेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को टर्न करा रही है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्निंग इफेक्ट। फोर्स का जो इफेक्ट ऑब्जेक्ट को टर्न करा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्निंग इफेक्ट। उसका एक नाम भी है फिजिक्स में, which is known as moment of force और टॉर्क। क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट क्या है फोर्स का?
जो फोर्स ऑब्जेक्ट को टर्न करा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसका एक नाम भी है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, राइट। अब क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब आप कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। सेकेंड है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब क्या है इसका, मतलब जो परपेंडिकुलर, जो पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके साथ पाइवोटेड पॉइंट का जो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस है उसका, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आएगा टॉर्क। और ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, द टर्निंग इफेक्ट और द मोमेंट ऑफ फोर्स। कितना ज्यादा टर्न होगा ऑब्जेक्ट, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आपको मिलेगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट व्हिच इज पाइवोटेड, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब एफ फोर्स, राइट। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, सपोज द यूनिट ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस, दैट मींस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ वैल्यू। सपोज द फोर्स which you are applying on a rigid object is 10 न्यूटन, मतलब आप एक 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट पे, सो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जो पाइवोटेड पॉइंट, दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे ये पाइवोटेड है, फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, जब 90 डिग्री एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड शिट, तो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल, मतलब ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है बिटवीन द फिंगर एंड द मार्कर पेन, दिस इज नोन एज 90 डिग्री एंगल, ओके। ये देखो, द एंगल is in between two pens, two marker is known as 90 degree angle. Here this is the 90 degree angle and that's why it's called perpendicular. तो ये जो OP distance होगा, this is the perpendicular distance here. तो अब ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये perpendicular distance and the magnitude of force. Suppose this is the door, एक दरवाजा है, ठीक है। तो ये है आपका पाइवोटेड पॉइंट, ओके, बिकॉज दिस इज द हिंज, यहाँ पे दरवाजा फिक्स्ड है, डोर यहाँ पे फिक्स्ड है, ये तीनों पॉइंट पे, ओके, फिक्स्ड है। तो फोर्स आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे अप्लाई करोगे। क्यों करोगे, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज सपोज इस दरवाजा को खोलने के लिए 10 न्यूटन मीटर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। कितना बोला मैंने, 10 न्यूटन मीटर। क्लियर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप लोग समझ लीजिए, नॉट फॉर द परफेक्ट, अब समझ लीजिए कि 2 मीटर है। जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्लियर, बिकॉज आप फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स मी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द हिंज और पाइवोटेड पॉइंट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पाइवोटेड पॉइंट इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। अब इसको खोलने के लिए मिनिमम जो टर्निंग इफेक्ट जरूरी है वो 10 न्यूटन मीटर। तो आपको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 5 न्यूटन। अगर आप इस पॉइंट पे अप्लाई, मतलब एक एंड पे अगर अप्लाई करोगे तो, लेकिन अगर यहां पे अप्लाई करोगे तो 10 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू ओपन द डोर, बिकॉज तब डिस्टेंस घट जाता है। क्लियर, तब डिस्टेंस घट जाएगा। तो यही दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जितना ज्यादा फोर्स डालोगे और जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। क्लियर। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क और द टर्निंग इफेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टॉर्क।
What is the definition of torque or what is the moment of force? The product of both these factor is known as torque or the moment of force. मतलब ये दो फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आ जाएगा आपका टॉर्क, जो वैल्यू आएगा. मतलब टॉर्क क्या है? एक क्वांटिटी है जिसका जरूरत कब है? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन देने के लिए. जितना ज्यादा टॉर्क होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा. दिस इज द सिंपल मेन थिंग. ओके, तो प्रोडक्ट कर देते हैं. सपोज फोर्स का डिनोशन क्या है? F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर को हम ऐसे लिखते हैं एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय D. देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू D. F इंटू D इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, अब इसका यूनिट भी कुछ होगा. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड डिस्टेंस का यूनिट है मीटर इन एसआई सिस्टम. तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? फोर्स का सीजीएस सिस्टम का यूनिट है डाइन, नॉट डाइनी, डाइन. एंड डिस्टेंस का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर. Therefore, in CGS system, it will changes into dyne centimeter. Clear? देखो न्यूटन मीटर, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे. न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज वर्क, which is the unit of work और unit of energy. तो अब हम इसे जूल क्यों नहीं लिखते न्यूटन मीटर को, और द मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट हम जूल क्यों नहीं लिखते, और आर्ग क्यों नहीं, आर्ग में क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? बिकॉज हियर न्यूटन मीटर और द टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is the product of both force and the perpendicular distance. That's why. And work or energy, these are the scalar quantity which does not have any directional property, but the moment of force or the torque or the turning effect of the object has a directional property. That's why it makes it a vector quantity. That's why we can't express torque into joule, by joule or by arc. Okay, clear? अब क्वेश्चन है मैक्सिमम टॉर्क कब देगा? मैक्सिमम टॉर्क कब देगा? जब ये फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा होगा. दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क आपको मिलेगा. जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपको टॉर्क मिलेगा. तो मतलब ये दोनों फैक्टर जब मैक्सिमम हो जाएगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स और उतना ज्यादा टॉर्क आपको मिलेगा. लेकिन क्वेश्चन है कब जीरो होगा फैक्टर्स, कब जीरो होगा टॉर्क? तो जीरो कब हो जाएगा? व्हेन द फोर्स इज जीरो. ये तो सभी को पता है. अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे दरवाजा पे तो दरवाजा नहीं खुलने वाला है. ओके, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है. एंड द परपेंडिकुलर, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, सपोज ये पेन है, ये यहाँ पे पाइवोटेड है, राइट? आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इजीली घूम जा रहा है, घूम रहा है यहाँ पे. लेकिन अगर आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर इज जीरो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है पाइवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस. दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ द और द लेंथ ऑफ द पेन. हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पेन. अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स जीरो, बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पाइवोटेड पॉइंट इज सेम टू ईच अदर, is coincide to each other. That's why the perpendicular distance becomes zero in this case. तो perpendicular distance अगर जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा. और एक बात है, अगर फोर्स आप पैरेलली अप्लाई करोगे तो तभी नहीं घूमेगा. देखो घूम नहीं रहा है. तो मतलब जो डेफिनेशन था टर्निंग इफेक्ट और द रोटेशनल मोशन का क्या था? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ सर्टेन पॉइंट. तो फोर्स एक सर्टेन पॉइंट पे ही अप्लाई होना चाहिए तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा. क्लियर? तो तीन फैक्टर था, कब जीरो होगा और कब मिनिमम होगा. जीरो कब होगा? व्हेन द फोर्स इज जीरो,
when the perpendicular distance are 0 and when the applied force is in the parallel direction or through the line of axis of rotation, clear, तब 0 हो जाएगा। ओके तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का यूनिट हम लोगों ने क्या देखा, न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर। इसका एक लार्जर यूनिट भी है व्हिच इज नोन एज केजीएफ मीटर एंड जीएफ सेंटीमीटर। नाउ केजीएफ मीटर को अगर आप न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, एंड जीएफ सेंटीमीटर को अगर आप डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा। ओके तो केजीएफ मीटर, kgf is the gravitational unit of force and meter is the unit of distance, you know that 1 kgf equals to 9.8 न्यूटन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। therefore 1 kgf meter equals to 9.8 न्यूटन मीटर and gf centimeter equals to 989 centimeter because 1 gf equals to 980 dyne, and these both kgf and gf, this is the gravitational unit of force which must be considered as the larger unit of force, and in this case kgf meter and gf centimeter is the larger unit of torque and the moment of force. Is that clear to you? Okay, thank you. Types of moments or types of टॉर्क, तो फर्स्ट है क्लॉकवाइज मोमेंट, सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट्स का है तो मतलब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट अगर जो रोटेशन उसका हो रहा है इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो तब क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो रोटेशन होगा, तब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पाइवोटेड पॉइंट है इसका O, फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ये होगा ना, सपोज सी सॉ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सी सॉ। तो उसी तरह का कुछ है, इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा इसका, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जो क्लॉक का जो एरो होता है किस डायरेक्शन में घूमता है, इस तरह घूमता है, तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सेकंड फिगर में क्या है, फोर्स आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे पाइवोटेड है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर घूम रहा है ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज द रोटेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। And in physics, when there is anti-clockwise rotation, is taken as positive, and when there is a clockwise rotation or clockwise moments is taken as negative. तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सपोज एक क्लॉकवाइज मोमेंट्स का तो कोई वैल्यू होता है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट्स क्या है, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस F इनटू D, तो उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। सपोज उसका एक मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ले लिया 10 न्यूटन मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, घूम रहा है, ऑब्जेक्ट का रोटेशन जो हो रहा है 10 न्यूटन मीटर, जो मोमेंट है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, -10 न्यूटन मीटर इफ द रोटेशन टेक्स प्लेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट विल expressed as minus, you have to take the value as negative, okay। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसका वैल्यू है 10 न्यूटन मीटर, देन यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज ओनली 10 न्यूटन मीटर, दैट इज प्लस 10 न्यूटन मीटर। ओके क्लियर। नाउ आते हैं कापल पे। कापल क्या है और बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और टोटल टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल तो बहुत कुछ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डोर, ओके, रेंच ओपनिंग नॉट बाय अ रेंच, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ लीड ऑफ अ बॉटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टैप, दीज आर द एग्जांपल्स, और द व्हील ऑफ अ कार or the steering wheel of a car, these are the examples of moments, okay। अब हम जान लेते हैं कापल क्या है।
व्हेन टू ऑपोजिट एंड इक्वल पैरेलल फोर्सेस, क्या बताया मैंने, टू फोर्सेस होगा, ऑपोजिट होगा, इक्वल होगा, ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पैरेलल होगा मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन होगा दोनों का पैरेलल होगा, नॉट एक्टिंग अपॉन द सेम लाइन मतलब दोनों सेम लाइन पे एक्टिंग नहीं करेगा, देन दिस विल फॉर्म अ कपल। When two opposite equal parallel forces not acting upon the same line forms a couple। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल होगा जो कार का टायर, जो नाट जो खोलता है टायर का, उसे क्या बोलते हैं? कार रेंच, राइट? तो इस तरह का दिखता है। देखो डायग्राम देखो, कुछ इस तरह दिखता है। ये दोनों पोजीशन पे नाट होता है ऑफ द टायर ऑफ अ कार। तो फोर्स अब इस दो हैंडल पे अप्लाई करते हो, राइट? कैसे घुमाते हो इसको? देखो ऐसे नहीं होगा तो ये नहीं घूमेगा, मतलब दोनों ऑपोजिट फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, दोनों एफ ही है, नॉट F1 एंड F2। व्हेन वी एक्सप्रेस्ड physical quantity in a same letter, that means the magnitude of this physical quantity have same value, and when we express a physical quantity with different denotation, that is F1, F2, FA, FB, that means they have a different magnitude। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप एक लेटर से एक्सप्रेस कर रहे हो और दोनों का सेम डिनोशन है, तो मतलब इसका क्या है फिजिक्स में, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो फोर्स होगा, सपोज इसका अगर 10 न्यूटन है तो इस साइड में भी 10 न्यूटन है। अगर इसको आप डिनोशन चेंज कर दो, F1 एंड F2 कर दो, FA एंड FB कुछ भी चेंज कर दो डिनोशन, तो मतलब दोनों फोर्स अलग मैग्नीट्यूड का है। इसका 10 है, इसका कुछ और है। क्लियर हो गया? तो इक्वल फोर्स हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसा होगा तभी ये घूमेगा, राइट? तभी ये नाट इधर खोल के आ जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, नॉट एक्टिंग अपॉन द सेम लाइन मतलब दोनों सेम लाइन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। सेम लाइन पे अप्लाई है, ये इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, ये इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, दोनों ऑपोजिट लाइन पे अप्लाई हो रहा है। तो नॉट एक्टिंग अपॉन द सेम लाइन एंड पैरेलल, देखिए ये पैरेलल है, इट्स फॉर्म्स अ कपल। बेस्ट एग्जांपल होगा ओपनिंग अ लीड ऑफ वाटर बॉटल। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। देखो देखो ये वाटर बॉटल है, राइट? तो कपल कैसे अप्लाई होता है इसमें? ये देखो, ये एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और ये एक है। इसे हम ऐसे खोलते हैं, राइट? ऐसे खोलते हैं, तो मतलब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स यू, एंड ये जो फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स मी, और यू कैन से दिस इज अपवर्ड और यू कैन से दिस इज डाउनवर्ड, एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो देखो सिमिलर फिगर, तभी ये खुलेगा, राइट? हो गया ना? ओपनिंग ऑफ अ टैप, सिमिलर केस। मतलब इफ यू वांट टू रोटेट a rigid body which is a fixed in a certain point, there must a couple act। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अगर रोटेशनल मोशन देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेशनल मोशन देना है, तो देयर मस्ट बी कपल। कपल होना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या समझा? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या क्या होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट? एंड अब हमने क्या देखा? कपल। तो कपल मतलब ये था कपल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन चाहिए तो दोनों ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, पैरेलल फोर्स होना चाहिए, तभी कपल फॉर्म करेगा। अब आते हैं मोमेंट्स ऑफ कपल पे। तो अब है मोमेंट ऑफ कपल, राइट? तो कपल हम लोगों ने जान लिया। अब है मोमेंट ऑफ कपल। क्या है? एक कपल एक्ट हो रहा है, देखो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, तो इसका मोमेंट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेशन क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन से एंड से हो रहा है? देखो एंड्स ए से हो रहा है, बिकॉज
द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डाउनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, व्हिच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंड बी पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, मतलब इस तरह रोटेशन होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? नहीं सॉरी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है, सॉरी ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो अब देख लेते हैं एट द मोमेंट्स एट द एंड ए। मोमेंट का कैलकुलेशन क्या था, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पाइवोटेड पॉइंट यहां पे है, O इज द पाइवोटेड पॉइंट, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस O टू A है, राइट? तो मोमेंट एट एंड ए क्या है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स क्या है, एफ, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डेफिनेशन था द डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पाइवोटेड पॉइंट। तो पाइवोटेड पॉइंट यहाँ पे है, तो मतलब ओ ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मैंने दे दिया, तो सिर्फ एफ इंटू ओ ए आप लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। सिमिलर मोमेंट्स एट एंड बी पे भी क्या हो रहा है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, OB, देयरफॉर F इंटू OB। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, लेकिन हम लोगों को पर्टिकुलर नहीं चाहिए, एट द एंड A एट द एंड B हम लोगों को क्या निकालना होगा, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे, दोनों को समेशन कर देंगे हम लोग, राइट? तो क्या निकल के आया, मोमेंट ऑफ कपल, दोनों को समेशन कर दिया, एट द एंड बी, एट द एंड ए, दोनों को समेशन कर दिया, व्हिच इज F इंटू ए एंड F इंटू OB। तो F इंटू ए प्लस F इंटू OB, तो F मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, OA प्लस OB, OA प्लस OB क्या है, व्हिच इज द टोटल डिस्टेंस D, देयरफॉर F इंटू D। तो मोमेंट्स ऑफ कपल क्या निकल के आया, फोर्स इनटू द टोटल डिस्टेंस, दैट मींस आइदर ऑफ फोर्स, जो दो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, which is the opposite direction, opposite in direction, and the दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, that's why either force into and टोटल डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ कपल। इज दैट क्लियर? नाउ आते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब देखेंगे इक्विलिब्रियम, राइट? क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, when there is a number of forces acting on a body and produces no change in its state of rest or state of motion, मतलब बहुत सारा फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, बट उसका क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज नहीं कर रहा है और स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर रहा है। और स्टेट ऑफ मोशन का दो तरह का होता है, एक है लिनियर मोशन और एक है रोटेशनल मोशन। मतलब when there is a number of force applied on a body or acting on a body and produces no change in its state of rest or state of motion, that is linear or transitional motion, then the body is said to be in equilibrium। मतलब बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई मुझे यहाँ से इधर से खींच रहा है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई सामने से खींच रहा है, कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। अगर ये चारों फोर्स जो फोर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, एक सामने पीछे दाएं बाएं, जो चारों फोर्स अगर इक्वल होगा तो मैं इधर ही रह जाऊंगा, राइट? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, बट वो भी एक टाइप होगा। तो इक्विलिब्रियम का दो टाइप होता है, डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इक्विलिब्रियम का दो टाइप होता है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो मैंने अभी एग्जांपल दिया मेरा खुद का,
चारों फोर्स चार डायरेक्शन में आ रहा है, सामने से, पीछे से, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ, ये चार डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है मुझ पे। ओके, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा, मुझ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक एग्जांपल है बेस टेस्ट का नॉर्मल बैलेंस और बीम बैलेंस जिसे कहते हैं। दो हाथ लेकर खड़ा होता है ना, अगर दोनों तराजू सेम वेट लेके चल रहा है, सेम फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, तो बैलेंस ये होकर रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, सपोज ए रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रहा है, सिमिलर सेम फोर्स पे आ रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन जिस पहले जो था अभी वही है, उसका स्पीड जो था वही है, मतलब जो लीनियर मोशन उसका हुआ है वो उसी को फॉलो कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स, बट उसी को, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और एक स्टोन को आप स्ट्रिंग से और सपोज स्ट्रिंग से आप अटैच करके घुमा रहे हो, जुम 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 जुम, क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज बहुत सारा फोर्स उसमें एक्टिंग हो रहा है बस, बट उसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी नहीं जा रहा है, और मोशन पे है तो मोशन पे ही है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन पे आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। बुक इज डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, when there is no change in state of rest under the influence of several forces is called static equilibrium. When there is no change in its state of rest under the influence of several forces, मतलब बहुत सारा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो बट उसका स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब पहले से वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है बट उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन है सर स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पोजीशन पे है। सपोज एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है तो स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर बुक का मूवमेंट होगा तो स्टेट ऑफ मोशन होगा। तो बहुत सारा फोर्स के एक्टिंग हो रहा है, सेवरल फोर्सेस उस पे एक्टिंग हो रहा है, बट उसका क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अभी बीम बैलेंस का जो मैंने एग्जांपल दिया, बीम बैलेंस, राइट, आते हैं। तो सपोज एक बुक एक टेबल पे है, रखा हुआ है। कैसे होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये बुक है आपका टेबल पे रखा हुआ है, तो बुक का जो वेट होगा किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ ईच एक्शन, मतलब जो फोर्स होगा उसका रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो टेबल उसमें रिएक्शन फोर्स दे रहा है, टेबल उसमें रिएक्शन फोर्स दे रहा है व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड, दैट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। तो मतलब इसमें सेवरल फोर्स एक्ट हो रहा है। दिस इज द फोर्स 1, दिस इज द फोर्स 2। फोर्स 1 is the weight of the book which is acting downwards, and force 2 which is the reaction force exerted by the tabletop which is acting upwards, and these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. If you denote the weight of the book, the force of the weight of the book is F, then the reaction force exerted by the table will be denoted by minus F. That means both have magnitude is equal but opposite in direction. That's why the book is in static equilibrium. तो पॉइंट समझ में आ गया आपका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जो पत्थर को आप घुमा रहे हो, जूम 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 जूम, और जो रेन ड्रॉप आ रहा है ऊपर से, राइट, तो रेन ड्रॉप जब आ रहा है वो मोशन पे है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम मोशन पे है, लेकिन उसमें फोर्स क्या क्या एक्ट हो रहा है, एक है फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, मतलब दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट वहां पे हो रहा है। लेकिन क्या रेन ड्रॉप बीच में रुक जा रहा है, नहीं ना, बीच में कहीं ऊपर से जब स्टार्ट हुआ था नीचे आने तक कहीं का रुक गया नहीं, तो डायनामिक पोजीशन पे है। जब तक ना किसी पोजीशन पे गिरेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, तब तक वो नहीं रुकेगा। तो मतलब जो वेट ऑफ द रेन ड्रॉप एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स टू द अर्थ, उसका जो फोर्स है
और सेवरल फोर्स, ऑपोजिट फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बाय द एयर, राइट। और द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको रोक नहीं पा रही है, तो मतलब वो डायनामिक है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन क्या है इसका? When there is no change in state of motion, that is both linear and rotational, under the influence of several forces, this is called a dynamic equilibrium. Okay, the state of position is known as dynamic equilibrium. तो एग्जाम्पल क्या था? रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है जो घुमा रहे हो आप, 8 जो सन के अराउंड घूम रही है, this is an example of dynamic equilibrium, best example of dynamic equilibrium. And जो आप पत्थर को घुमा रहे हो, this is a rotational dynamic equilibrium. Transitional और linear dynamic equilibrium क्या है? जो जिसका मोशन स्ट्रेट होगा, like raindrop, like coin of a carom. When you are playing carom, the movement of coin is a dynamic example of dynamic equilibrium. जो जिसका मोशन होगा। अब ये इक्विलिब्रियम कौन कौन के फैक्टर पर डिपेंड करता है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो क्या है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम जो हो रहा था, जो डेफिनेशन था, जो एग्जांपल था, आप लोगों ने समझ लिया। अब समझेंगे हम लोग कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर जरूरी होना चाहिए, कब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे आएगा, कब होगा? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। मतलब जो फोर्स, सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहा है, उसका रिजल्टेंट नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे मुझे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो रिजल्टेंट जीरो निकलेगा। फुटबॉल आ रहा है, रोनाल्डो इधर से गोल करने की कोशिश कर रहा है, उधर मेसी गोल करने की, दोनों ही किक किया, एक ही फोर्स में किया, एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, तो क्या होगा? फुटबॉल का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वहीं पे खड़ा हो जाएगा, नहीं तो फुटबॉल फट जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, जीरो होना चाहिए। मतलब कोई भी नेट फोर्स उस पे आना नहीं चाहिए, सबको कैंसिल कर देना। सपोज टेबल टॉप पे जो बुक था उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, एंड जो रिएक्शन फोर्स exerted by the tabletop which is acting upwards, opposite direction में था वो, तो दोनों फोर्स, बुक का फोर्स नीचे से, टेबल टॉप का जो रिएक्शन फोर्स वो ऊपर डायरेक्शन हो रहा है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो बुक टेबल टॉप पे रह जाएगा, राइट। अगर बुक का फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो टेबल फार के नीचे जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा इसका। तो मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? The algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be zero. मतलब जो मोमेंट्स होगा, जो भी मोमेंट्स होगा, clockwise moments and anti-clockwise moments after the application of several forces, तो मोमेंट्स तो निकले गए क्योंकि उसमें रोटेशन हो रहा है। और तो जो मोमेंट्स आएगा तो मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। सपोज अब जो बीम बैलेंस, बेस्ट एग्जांपल देखिए, राइट, ये आपका बीम बैलेंस। तो यहां पे एक फोर्स F है, यहां पे भी एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, इसका डायरेक्शन D है, इसका भी डायरेक्शन D है। दोनों का जो स्पैन होगा, हैंड का, आर्म का जो स्पैन होगा, दोनों इक्वल होता है बीम बैलेंस में, राइट। तो इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एट द एंड A इसका मोमेंट क्या निकलेगा? मोमेंट क्या निकलेगा? द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल्स टू F इंटू D। अब इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, राइट।
तो इसको प्लस एफ डी, दिस इज द मोमेंट ऑफ वन फोर्स, एंड एट एंड बी पे मोमेंट क्या आएगा, एफ इंटू डी, सिमिलर एफ इंटू डी, बट इसमें डायरेक्शन क्या है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फिजिक्स में मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का डिनोशन क्या है, दिस इज माइनस। तो ये मोमेंट है माइनस, ये मोमेंट है प्लस, दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स। तो दो मोमेंट्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, अब एल्जेब्रिक सम कर दो, प्लस एफ डी माइनस एफ डी क्या आएगा, a big zero, right? तो all the forces acting on the body about the point of rotation should be zero. तो जीरो हो गया, that's why ये बैलेंस स्टेट में है। अगर जीरो नहीं होता तो कोई भी एंड पे टिल्टेड हो जाता, किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स ज्यादा होता, सपोज इस आर्म में फोर्स ज्यादा है, हमने थोड़ा आलू ज्यादा ले लिया तो ऐसे हो जाता ना, तो तब इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता। तो ये था सेकेंड पॉइंट का एप्लीकेशन। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट? मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जितना भी होगा उसका समेशन जो होगा, और क्लॉकवाइज मोमेंट्स आप निकालोगे उसका समेशन, दोनों समेशन इक्वल होगा। तो इसका एक फिगर है, ये ऑब्जेक्ट सपोज एक स्केल और मीटर रूल यहाँ पे पाइवोटेड है, और आप समझ लीजिए एक बीम बैलेंस यहाँ पे पाइवोटेड है। यहाँ पे एक फोर्स W1 एट द एंड A पे अप्लाई हो रहा है एंड W2 एंड B पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो मोमेंट्स होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, इसका जो मोमेंट्स होगा क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, और एंड A जो पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L1 एंड एंड B पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L2। देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आपका कितना निकलेगा, W1 into L1, because here force is the W1 and the perpendicular distance is L1. Therefore, anti-clockwise moments equals to W1 into L1 and clockwise moments equals to W2 into L2. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या था, W1 into L1, पहले ही बता दिया। क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या है, W2 into L2। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। देयरफॉर W1 into L1 इक्वल्स टू W2 into L2। दिस वाज द, और दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आगे हम क्या जानेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में। ओके